नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों का जो दौर है वो अब अंतिम चरण में आ गया है। कल जो है दूसरे फेज का चुनाव होना है, जब 122 सीटों पर चुनाव होने वाला है। पहले चरण का चुनाव हो गया है। हमने लगातार कोई न कोई विषय पर चर्चा की है। महागठबंधन को लेकर चर्चा की, एनडीए को लेकर चर्चा की, नीतीश कुमार जी को लेकर चर्चा की, भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चा की, तेजस्वी जी की चर्चा हुई, राहुल गांधी जी की चर्चा हुई, फ्री बीच की चर्चा हुई, गठबंधनों की चर्चा हुई, चिराग पासवान की भी चर्चा हुई, प्रशांत किशोर जी की भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ प्रशांत किशोर जी की। बहुत चर्चा हो रही है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। आगे क्या होगा ये बाद में देखेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी इस चुनाव के एक एक्स फैक्टर के तौर पर निकल कर आए। उन्होंने 3 साल पहले अपना काम शुरू किया, बिहार के गांवों में, शहरों में पदयात्रा की, लोगों से मुलाकात की, संघर्ष किया, रोजगार को मुद्दा बनाया, बेरोजगारी पर काफ़ी देर पर करते रहे, वो यात्रा करते रहे, फिर पलायन को मुद्दा बनाया। हालांकि उनके न तो उन्होंने कोई घोषणा पत्र जारी किया ना कुछ किया, लेकिन 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा बताया गया। उनकी जो पार्टी है जनसुराज, तो जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में क्या धमाका करेंगे ये तो हमें 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यदि हिस्ट्री को हम देखें तो वो मैं समझना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये सच है कि उन्होंने 3 साल से लगातार बिहार में यात्रा की। वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे हैं, चुनावों के स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे हैं। राहुल जी के साथ रहे, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के साथ रहे, ममता जी के साथ रहे, और लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को चुनाव जितवाए भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जीत पाए होंगे चुनाव। जिन लोगों को चुनाव जितवाया वो प्रशांत किशोर जी की वजह से जीते हैं, ऐसा बताया जाता है। जो लोग चुनाव हार गए प्रशांत किशोर जी की सलाह के बाद भी, उनका मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने सलाह नहीं मानी थी या क्या हुआ था। लेकिन अब इस बिहार चुनाव को देखें, जनसुराज पार्टी को, या उससे पहले चर्चा करते हैं कि जो इस तरह की पार्टीज होती हैं, नई पार्टियां होती हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रही होती हैं, तो उनका भविष्य क्या रहा है। लेकिन भविष्य से ये मत समझिए कि वैसा का वैसा ही होगा। उनका इतिहास क्या रहा है, वो कैसे लड़ी हैं, क्या वो सरकार बना पाई हैं, क्या नहीं बना पाई हैं, क्या उन्होंने नुकसान किया है, क्या फ़ायदा किया। ये भी एक लंबी हिस्ट्री हमारे पास है, उसको भी एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन उससे आप किसी बिल्कुल आइडिया पर ना पहुँचें, इस फैसले पर ना पहुँचें कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मैं बहुत सारी बातों को देख रहा था, चुनावों में क्या होता है, क्या नहीं होता है। पहली बार भी चुनाव लड़ती हैं पार्टियाँ, बड़ी पार्टियां भी होती हैं, छोटी पार्टियां भी होती हैं। तो इन नई पार्टियों को लेकर मुझे काशीराम, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उनकी एक बात याद आती है। वो कहते थे, बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने भी लड़ी, बहुजन समाज पार्टी ने भी लड़ी। हालांकि उससे पहले वो DS4 और कुछ और चलाते थे, बाम सिर्फ चलाते थे, अलग अलग तरीके के आंदोलन करते रहे थे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी बनाई और कुछ बहुत बड़ी उनको जीत हासिल नहीं हुई, बहुत बड़ा हिस्सेदारी नहीं मिली पॉलिटिक्स में, तो वो अक्सर कहा करते थे कि भाई पहली बार जो चुनाव लड़ते हैं वो तो केवल आपको नाम बताने के लिए लड़ते हैं। दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं या हारने के लिए लड़ते हैं। दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं दूसरे को हराने के लिए लड़ते हैं। और तीसरी बार चुनाव लड़ते हैं तो जीतने के लिए लड़ते हैं। खैर ये तो BSP की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार में चुनाव नहीं जीतते। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान की राजनीति में, वो है NTR का, NT रामाराव। आंध्र प्रदेश के बड़े नेता, बड़े फिल्म स्टार होते थे। उन्होंने 1983 में चुनाव लड़ा कांग्रेस के खिलाफ। नई पार्टी बनाई, तेलुगु देशम पार्टी, TDP, और उस पार्टी में बहुत सुपरस्टार हुआ करते थे NTR साहब। उन्हीं के दामाद हैं आजकल आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू। वो कहानी किसी और दिन सुनाएंगे, चंद्रबाबू नायडू और जो NT रामाराव हैं, उनके रिश्ते की और उसकी पूरी कहानी के फुल सर्किल की, वो अलग कहानी है। लेकिन बात करते हैं तो NT रामाराव साहब जो बड़े सुपरस्टार होते थे आंध्रा के, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा 1983 में कांग्रेस के खिलाफ, और वहां 294 सीटें थी विधानसभा में। उस समय तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुए थे, तो जो संयुक्त आंध्र प्रदेश था, यूनिफाइड कहना चाहिए, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, उसमें 294 विधानसभा की सीटें थी, और उसमें से 202 सीटें TDP ने पहली बार चुनाव लड़कर हासिल कर ली थी, और 46% वोट मिला था। कांग्रेस का सफाया हो गया था। एक बार के पहले चुनाव में NT रामाराव साहब की पार्टी TDP ने 294 में से 202 सीटें हासिल की और 46% वोट मिला एक ही चुनाव में। ये थे सुपरस्टार। आप कहेंगे भाई वो तो सुपरस्टार थे, तो हो जाता है। तो मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ।
दूसरा उदाहरण है प्रफुल्ल मेहता साहब का। ये इलेक्शन था 1985 का, उसके 2 साल बाद का, असम में। प्रफुल्ल मेहता बहुत यंग लोगों में से थे, स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर थे, आंदोलन करते थे, असम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी पार्टी जो है उसके लिए काम कर रही थी, असम गण परिषद। उसने चुनाव लड़ा 1985 में। वहाँ भी कांग्रेस थी। वहाँ विधानसभा में सीटें थी 126, और 126 सीटों में से 64 सीटें पहली बार में, यानी क्लियर कट मेजोरिटी के साथ प्रफुल्ल मेहता ने एबीपी की जो एजीपी है असम गण परिषद, उसकी सरकार बना ली, और वहाँ वोट मिला था उन्हें 35%। वो भी पहली बार चुनाव लड़ा था, और वो फिल्मों के सुपरस्टार नहीं थे, सेलिब्रिटी नहीं थे, वो छात्र आंदोलन से निकले थे, और असम गण परिषद पूरी की पूरी छात्रों के आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। तो उसने भी पहली बार में चुनाव जीत लिया। अब एक और उदाहरण आपको बता देता हूँ, वो तो ताजा उदाहरण, वो है उदाहरण 2013 का दिल्ली का। मुस्कुरा रहे ना आप? 2013 का दिल्ली में एक पार्टी के नेता हुए अरविंद केजरीवाल साहब। उन्होंने पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल साहब छात्र आंदोलन की राजनीति से नहीं निकले थे, सुपरस्टार नहीं थे, सर्विस में थे, आईएफएस रहे थे, वो इनकम टैक्स में रहे थे, तमाम रेवेन्यू सर्विसेज में रहे थे, लेकिन उन्होंने एक आंदोलन किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन। तो उस आंदोलन के, जिसका अन्ना आंदोलन भी आप कहते हैं, अन्ना उसको लीड कर रहे थे, उस आंदोलन को किया, और 2013 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, और जो विधानसभा थी दिल्ली की, उसमें 70 सीटें हैं, उसमें से 28 सीटें जीती और 30% वोट मिला। उससे कांग्रेस वहां पर हार गई। कांग्रेस की सरकार थी वहां पर भी, 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी 15 साल से, उनको हरा दिया। ये अलग बात है कि उसके बाद कांग्रेस के साथ ही मिलकर कुछ दिनों के लिए उन्होंने सरकार बनाई, क्योंकि बहुमत नहीं मिला था, 28 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस के खिलाफ ही लड़े थे। शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को मामला को बहुत बड़ा बनाकर उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की लड़ाई लड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स की लड़ाई लड़ी, और चुनाव के बाद जब बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। तो ये 3 बड़े उदाहरण हैं जिनकी बात हम करते हैं। अब 2 उदाहरण आपको और बताता हूँ। एक उदाहरण है चिरंजीवी जी का, जो भी सुपरस्टार होते थे। उन्होंने जब चुनाव लड़ा 2009 में प्रजा राज्यम पार्टी से, तो 294 में से सिर्फ 18 सीटें उनको मिली। आंध्र प्रदेश में 294 में से 18 सीटें मिली, और 16% वोट मिला, जिसका कांग्रेस को फायदा हुआ। 2009 का ये एक और किस्सा बताता हूं, वो भी सुपरस्टार हैं, विजयकांत। उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 234 सीटों में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। 2009 में 0 सीट, खाता ही नहीं खुला, और 10% उन्हें वोट मिला, और लेकिन इसका एआईडीएमके को नुकसान हुआ। तो ये वो उदाहरण है जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन सत्ता हासिल करने में नाकाम रहे। अब बात करते हैं एक और नेता की बात करें। वो नए तो नहीं है, लेकिन पहली बार पूरी तरह से चुनाव लड़े थे, मजबूती से चुनाव लड़े थे, वो चिराग पासवान साहब। 2020 में उन्होंने चुनाव लड़ा, एनडीए से अलग होकर, आरजेडी बीजेपी से, आरजेडी से महागठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा पहली बार 2020 में। वहाँ 243 सीटें बिहार विधानसभा में जिसमें चुनाव हो रहा है, और सिर्फ 1 सीट उन्होंने जीती, लेकिन 30 से ज़्यादा सीटों पर जेडीयू को, यानी नीतीश कुमार जी को नुकसान पहुंचा दिया, और वो 80 से 43 पर आ गए। उनका कोई फायदा खुद का नहीं हुआ, 1 सीट पर वो जीत पाए। तो ये बात हुई पहली बार पार्टियों के चुनाव लड़ने की। तो अब प्रशांत किशोर जी क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जी क्या एनटी रामाराव बनेंगे? प्रशांत किशोर जी क्या प्रफुल्ल महंत बनेंगे? प्रशांत किशोर जी क्या इतना हिस्सा ले पाएंगे अरविंद केजरीवाल की तरह से, कि फिर किसी के साथ मिलकर महागठबंधन या एनडीए, जिसको भी जो जरूरत हो उसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, या सरकार में शामिल हो जाएंगे, या फिर विजयकांत, चिरंजीवी या चिराग पासवान की तरह से कुछ उनके खाते में नहीं आएगा, जिसको नुकसान पहुंचाना होगा पहुंचा देंगे। वो कहते हैं ना कि बिल्ली दूध नहीं पीती तो फैला देती है, तो क्या वो दूध फैलाने का काम करेंगे उस बिल्ली की तरह से? क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक टेस्ट और हुआ, अभी उन्होंने पिछले दिनों बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उनमें 4 सीटों पर उनको जो चुनाव लड़ा, उसमें से 2 सीटों पर, एक सीट पर उनको 17,285 वोट मिले बेलागंज में, और तीसरे नंबर पर रहे। दूसरा चुनाव लड़ा उन्होंने
उसमें 37,103 वोट मिले और वहाँ पर भी वो तीसरे नंबर पर है। यहाँ हम पार्टी जीती, वहाँ पर जेडीयू जीती और 2 जगह पर रामगढ़ में 6,513 वोटों के साथ वो चौथे नंबर पर है और तरारी में 5,592 के साथ तीसरे नंबर पर रहे और वो तीसरे नंबर पर रही पार्टी बीजेपी जीती। यानी कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया उन 4 सीटों पर भी वोट मिल गया, ठीक ठीक है। लेकिन अब तो विधानसभा के हो रहे हैं, वो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो क्या उनके पास 243 सीटों के लायक संगठन है? क्या उनके उम्मीदवार कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, या वो ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा वोट भी मिले तो 6% वोट मिल जाए तो वो एक स्टेट की पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज हो जाए? कुछ लोगों ने कहा कि ये भी तो कर सकते थे प्रशांत किशोर जी कि भाई 243 के बजाय 43 सीटों पर लड़ते और मजबूत तरीके से वो चुनाव लड़े थे। लेकिन हो सकता है कि ये बात हो कि 243 पर लड़के थोड़ा थोड़ा वोट मिलके भी 6% वोट उनको आ जाए। कुछ लोग उनको 10% कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एनडीए को भी नुकसान कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं महागठबंधन को भी नुकसान कर सकते हैं, कुछ का मानना है कि वो दोनों को ही नुकसान करेंगे। लेकिन एक और बात कही गई कि भाई जंग जो है वो सेनापति जीतते हैं और यहाँ पर जंग में सेनापति नहीं है। पहले तो वो कह रहे थे कि तेजस्वी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से, लेकिन बाद में उनका वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उससे नुकसान होगा, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे 2-4 जगह पर। अरविंद केजरीवाल जी को याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जी ने सीधी चुनौती दी थी शीला दीक्षित जी को और उससे वो हीरो हो गए थे और वो चुनाव जीत गए थे और आम आदमी पार्टी का भी उत्साह बढ़ गया था। अब यहाँ पे प्रशांत किशोर जी नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा कि यदि मेरे एमएलए आ भी गए तो वो जिसके पास जाएंगे वो चले जाएंगे, मैं रोक नहीं सकता लक्ष्मी की कृपा से। ये बात उन्होंने कही। फिर एक बात उन्होंने कही कि भाई यदि तेजस्वी और नीतीश कुमार में से किसी को चुनना होगा तो मैं नीतीश कुमार को चुनूंगा। अब इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी चुनाव नहीं लड़ रहे जो पार्टी के संयोजक हैं, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके जो बड़े प्रवक्ता हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो वैसा फिर चुनाव लड़ कौन रहा है? अगर सारे बड़े नेता पार्टी के चुनाव नहीं लड़ रहे तो फिर चुनाव लड़ कौन रहा है? और आपने पूरा 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। उस पर मैं जाता ही नहीं कि हर कैंडिडेट से 21,000 रुपये लिए और उसका 243 से गुणा करें, कितने करोड़ आए कितने लाख आए, उसको छोड़ दीजिए। प्रशांत जी कह रहे हैं कि उन्होंने ही बहुत पैसा लगाया अपना पैसा पार्टी को बढ़ाने के लिए, ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई बात नहीं है। और आंदोलन भी किया, उन्होंने कोई अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया। जो बात वो पलायन को रोकने की कर रहे थे, रिवर्स उसको माइग्रेशन की बात कर रहे थे, उसके लिए कोई उनका आइडिया नहीं है कि कैसे वो करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। तो कोई ऐसा मुद्दा वहाँ पर दिखाई नहीं देता। उसके बाद भी क्या प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर होंगे? क्या वो इस चुनाव में बड़ी फेरबदल कर सकते हैं? कुछ ऐसी सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाकर उनको सरकार बनने से रोक सकते हैं, या कुछ ऐसी सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाकर नीतीश कुमार जी का सपना खत्म कर सकते हैं। 25 से 30 जो जेडीयू ने नारा दिया था, मतलब 2025 से 2030 तक फिर से नीतीश, उसको प्रशांत किशोर जी ने मजाक में कहा हाँ 25 से 30 ही सीट मिलेंगी नीतीश जी को। नीतीश कुमार जी ने 10,000 ही बाबा बन के नया खेल कर दिया है। तो इन सब बातों के बाद अब ये देखना होगा, जब फेज़ 2 का भी चुनाव हो जाएगा कल, तो उसके बाद देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं और 14 तारीख को साफ हो जाएगा कि वो 5% वोट लेते हैं, 10% वोट लेते हैं, 25% वोट लेते हैं, अर्श पर रहते हैं, फर्श पर रहते हैं, या किसी का पूरा का पूरा खेल बिगाड़ते हैं, रायता फैलाते हैं। तेजस्वी जी को रोक सकते हैं, नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है उसको तोड़ सकते हैं। ये सब बातें हैं, या फिर एनटी रामाराव बनेंगे, या अरविंद केजरीवाल बनेंगे, चिरंजीवी बनेंगे, विजयकांत बनेंगे, प्रफुल्ल महंत बनेंगे, या चिराग पासवान बनेंगे। ये सब भी देखना बाकी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम देखेंगे 14 तारीख को, हो सकता मिल जाए। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।